मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है भारत का इतिहास। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सबसे छोटे वाले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो उसका लिंक भी प्लेलिस्ट का दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ज़रूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले है बरूनी कौन था। तो जैदुन बरूनी है, यह आपको पता है एक प्रमुख इतिहासकार रहा है। किसके टाइम पे? आपके सामने दिल्ली सल्तनत के समय का हुआ था, और उसने अपने समय में तारीख़ फिरोज शाही नामक एक जो प्रमुख और प्रसिद्ध किताब है उसने लिखी थी, जैदुन बरूनी है। और ये आपके सामने मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको काफ़ी बार रिपीट होता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत में तुर्क आक्रमण का मुख्य कारण क्यों था? भाई भारत कोई भी आदमी है कोई जगह आक्रमण क्यों करे? क्योंकि भाई उठे कोई की तो धन का फायदा होगा है ना, कि उठे उन धर्म वगैरह को प्रसार करना है, पिस्सा कौन फायदो है, तो इसलिए आक्रमण करो जाए। तो तुर्क भारत पर क्यों आक्रमण करे? तो क्यों? क्योंकि भारत एक संपन्न देश हो, बहुत ज़्यादा पिस्सा हो टाइम में भारत ने सोना की चिड़िया कही जाए कर। तो दूसरी बात, तुर्क क्या करना चाहा था? तुर्क भारत में आके अपनों धर्म को भी प्रसार करना चाहा, मुस्लिम धर्म को, क्योंकि हिंदू धर्म और ज़्यादा है। और भारत में उन बेरो पाटे वो टाइम में दिल्ली सल्तनत बा खाली थी, मतलब कोई भी है को मुख्य व्यक्ति या मुख्य राजा कौन थो जो एक जगह सब सारा भारत पर राज कराया करतो। क्षेत्रीयवाद का जो राजा था, जितना भी क्षेत्र का हिसाब जितना राजा था वह सारा का सारा राज कराया करता। तो एक लिए है तुर्कान मौको मिलो, वह सैन्य रूप से बहुत संगठित था, अलग अलग जगह जीत तो जा रहा। तो होने बेरो पाट्यो कि भारत अब ऐसा को क्षेत्र है जन जीत के अपना धन को भी फायदे उसके है, धर्म को भी प्रसार उसके है, और अपना राजनीतिक रूप से भी कोई अपना मजबूती राजा से लड़ना की जरूरत को नहीं पड़ेगी, एक लिए आक्रमण करो। अगले वाला प्रश्न है, अरब आक्रमण कब हुआ था? तो सिंध पे पहला आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो आपको पता है सिंध है, सिंध नामक जगह है, वहाँ पर पहला आक्रमण कब देखने को मिला था? 1712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो कब हुआ था अरब पर आक्रमण? 1712 में किया गया था। और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगले वाले प्रश्न की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है आपको पता है, इसके प्रमुख संस्थापक किसको माना जाता है? आप सबको पता होगा, नागभट्ट प्रथम है, उसको गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा माना जाता था, पर संस्थापक राजा माना जाता था। आपको पता है गुर्जर प्रतिहार अपने राजस्थान के मालवा क्षेत्र के क्या राजा हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो? नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता था। पाल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश है ये आपके त्रिपक्षीय संघर्ष के 1770 के आसपास, ईस्वी के आसपास प्रमुख राजाओं में से रहे हैं। और ये आपके बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल असम के साइड में क्षेत्र, इनके द्वारा डेस्टिनी को जो पाल वंश है इसको बसाया गया था। और इसके जो प्रमुख संस्थापक कौन थे? गोपाल है वो इसके संस्थापक थे। धर्मपाल हो गया, ये इनके प्रमुख राजाओं में से थे। राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। तो ऐसे समझ लो कि दुर्ग को कूट दिया गया, इस ट्रिक से याद कर लो, दंती दुर्ग है वो आपके राष्ट्रकूटों के संस्थापक थे। अगले वाला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था? तो आप सबको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में देखने को मिला था। तो किनके बीच में देखने को मिला था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में आपको त्रिपक्षीय संघर्ष है वो देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा कुल 17 बार आक्रमण किया गया था। अगले वाला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 के अंदर भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो कब किया था? 1175 में भारत पर पहली बार मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया था। और पहली बार मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 में किया गया था। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी को आक्रमणों करने का मुख्य उद्देश्य, भारत में आपको पता है सबसे ज़्यादा धन संपदा थी उस समय, भारत के पास इतना पैसा था, भारतीय लोगों के पास, भारतीय जो मंदिरों में, भारतीय जो राजाओं के पास। तो उसकी नज़र जब भारत पे पड़ी तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धन संपदा है, कोई प्रमुख राजा नहीं है यहाँ पर जिससे उसको बहुत ज़्यादा तगड़ी चुनौती मिलेगी। उस समय जो मोहम्मद गजनवी है उसके पूरी दुनिया में जो आपका जो
जो सेंट्रल एशिया होता है यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा खौफ भी था। तो उसने क्या किया, उसको एक सबसे अच्छी, सबसे सुगम और सबसे सरल जगह मिली जहाँ पर जाके वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकता था आक्रमण करके। वो कौन सी जगह थी, वो भारत था। तो उसने धन को लूटने के लिए और अपने धर्म के गौरव, अपनी प्रभुत्व को दर्शाने के लिए और साथ के साथ जो इस्लाम धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए वो यहाँ पर आया था। मतलब प्रचार प्रसार के लिए तो क्या आया था, उसने पूरा लूटपाट मचा दी थी और भारतीय लोगों को नरसंहार भी उसने बहुत ही स्तर पे किया था। अरब आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अरब आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक संपर्क में। मतलब जैसे मुस्लिम लोग, अरब लोग हैं वो भारत में आते हैं, तो जो मुस्लिम संस्कृति है वो अरबों के द्वारा जो संस्कृति थी वो भारत में आती है। वाणिज्य का विकास देखने को मिलता है और राजनीतिक बदलाव वो भी देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या होता है, पैसे का विकास देखने को मिलता है, राजनीतिक रूप से भी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है जब अरब है वो भारत पर आक्रमण करते हैं तब। प्रारंभिक मध्यकाल की अवधारणा क्या है, तो आपको पता है 18 से 13 ईस्वी के बीच में जब क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ और सामंतवाद का प्रभाव पड़ा। तो प्रारंभिक मध्यकाल की क्या अवधारणा है, ये कब देखने को मिलती है, 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो क्षेत्रीय राजा थे उनके प्रभुत्व देखने को मिला था। और जो सामंतवाद है, मतलब जो जमींदार वगैरह है उनका जो प्रभुत्व, पैसे वाले लोगों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। अल बरूनी कौन था, तो अल बरूनी कौन था, एक फारसी विद्वान था जिसने तहकीक ए हिंद के नामक से किताब लिखी थी। आपके सामने यूनिट फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करा दिया है। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें अपन, पहला प्रश्न है कुतुब ए दिन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक जिसे लाख बख्श की उपाधि भी मिलती है। तो ये गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है और इसने लाख बख्श की क्या उपाधि भी दी गई थी इसको। अगले वाला क्या है, इतुलमिश का प्रमुख योगदान क्या रहा था, तो इतुलमिश का प्रमुख योगदान सिक्का जारी करना। इसने क्या किया था, इतुलमिश ने सिक्के जारी किए थे। साथ के साथ सबसे प्रमुख चीज़ जो इसने की थी, चालीसा क्या था, 40 जो दास थे उनका इसने क्या एक ग्रुप बनाया था जो इसकी सेवा में हर समय हाजिर रहते थे। और साथ के साथ कुतुब मीनार का निर्माण करना इसने शुरू किया था। अगले वाला प्रश्न है रजिया सुल्तान कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला कौन थी, रजिया सुल्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी पहली महिला शासक के रूप में और एकमात्र महिला शासक के रूप में किसको जाना जाता है, रजिया सुल्तान को जाना जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद में कोई प्रमुख शासन नहीं हो पाता है तो ये अपनी गद्दी पर बैठती है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी है वो इसका संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख धार्मिक सुधार क्या था, मूल्य नियंत्रण नीति तथा अनाज के भंडारण की व्यवस्था। मतलब मूल्य जो बाजार में इसने क्या किया था, पैसों की जो वैल्यू थी उसको इसने डिसाइड कर दिया था कि हर वस्तु की क्या करेगा, हर वस्तु की जो कीमत कितनी होगी उसने इसकी निर्धारित कर दिया था तथा अनाज के भंडारण की व्यवस्था इसने लागू कर दी थी। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, मोहम्मद बिन कासिम की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपनी राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद है वो स्थापित कर दिया था। तो बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर से जाकर डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अगर आप तैयारी करते हो राजस्थान 4th ग्रेड की, SSC GD की, साथ के साथ SSC CGL की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में किताब, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सर ऐसी कौन सी किताबें हम पढ़ें जिससे पढ़कर हमारी तैयारी सुनिश्चित हो सके और हम सिलेक्शन ले सकें। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में किताबों का लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करो और किताबें जो किताब है वो मैं आपके सामने कॉम्बो पैक लेकर आया हूँ। सेल चल रही है इस समय, जाकर खरीद लो। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो कार्ट में डालो, जब भी ऑफर आए खरीद लेना। काफ़ी बच्चे सवाल पूछते रहे हैं तो मैं डाल देता हूँ ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। अगले वाला है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ से की थी, दिल्ली से दौलताबाद की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या लगता था, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि दिल्ली से रहकर मैं पूरे के पूरे भारत पे नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, तो उसका जो क्या था, उसने सोचा कि अपन चलते हैं दक्षिण की तरफ भी अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे। तो उसने अपनी जो राजधानी है दौलताबाद की तरफ उसने
स्थानांतरित कर दी थी। अब उसकी किस्मत इतनी बेकार थी, जिस साल उसने दौलताबाद की तो कुछ सैनिक तो वहाँ पूछते पूछते मतलब लोग परेशान हो गए। फिर जैसे वहाँ पर पहुँचा उस समय वहाँ पर बाढ़ देखने को मिल गई, मतलब विषम परिस्थितियाँ देखने को मिली, जिसके कारण उसको फिर से अपनी राजधानी को दिल्ली लेकर स्थानांतरित करना पड़ा। तो इससे उसके जो आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और जनता के बीच में भी उसकी इमेज है वो खराब हो। तो उसने कहाँ से की थी? दिल्ली से दौलताबाद है वो अपनी राजधानी को उसने स्थानांतरित किया था। दाग और चेहरा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा दो प्रमुख प्रणालियों की शुरुआत की गई थी। उसमें से थी दाग और चेहरा। दाग थी वो घोड़ा, जो घोड़ों की नस्ल थी, जो बढ़िया नस्ल के घोड़े होते थे उनके लिए इसने दाग नामक एक जो प्रणाली शुरू की थी। उसमें क्या करता था, जो बढ़िया घोड़े होते थे उस पर वो छाप लगा देता था। और जो सैनिकों की पहचान करने के लिए युद्ध के समय उसने चेहरा पद्धति को शुरू किया था, जिसमें जो हर सैनिक होता था उसको नंबर दे दिए जाते थे, ताकि वो युद्ध के अंदर लड़ाई लड़े तो उसको पता चल सके ये जो सैनिक है वो मेरे तरफ से हैं। तो इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक था? तो जैसा नाम से पता चल रहा है तुगलक वंश से था। फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख कार्य क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या प्रमुख कार्य किए अपने कार्यकाल के अंतर्गत? तो उसने क्या किया? पहले बात, इसने जो आपके सामने जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसने क्या व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया था कि सारी जनता आक्रोशित थी, हर व्यक्ति उससे परेशान हो चुका था। उसके बाद में कार्यकाल आता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। अब फिरोज शाह तुगलक को लगता है कि ऐसे दिन तो अपनी गद्दी नहीं चलेगी, तो इसने जनता हित के लिए कुछ कार्य करना शुरू किया ताकि जो जनता के अंदर जो आक्रोश है वो कम हो सके। तो इसने उसमें क्या किया? लोगों के लिए नहरों का निर्माण कराया और जजिया कर है उसको पुनः आरंभ कर दिया था, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं उसके अंदर उसकी पेट है वो और अच्छी बढ़ सके। तो इसके द्वारा दो प्रमुख कार्य किए गए, नहरों का निर्माण और जजिया कर उसका पुनः निर्माण करना। अगले वाला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी है वो लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी की जो मृत्यु है वो हो जाती है। और कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में जो प्रमुख युद्ध है वो देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में ये गलत छप गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस सेनापति को भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर है वो इसका क्या था? इसका प्रमुख सेनापति था। इसने अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। मुगल वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो कुकाबाद है वो अंतिम शासक था। खिलजी वंश के पतन किसके बाद हुआ? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की मृत्यु के बाद में जो आपका खिलजी वंश है उसका पतन देखने को मिलता है। तो यह आपके सामने यूनिट सेकंड है वो पूरी मैंने कंप्लीट रिवाइज करा दी, वेरी शॉर्ट टाइप में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा जो पर्सन डिस्क्रिप्टिव आ रहा है मैं डिस्क्रिप्टिव वे से आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ। जो टेक्निकल पर्सन आते हैं जिनको मतलब 1 लाइन में उत्तर लिखना होता है वो 1 लाइन में समझा रहा हूँ। बाबरनामा का लेखन किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा बाबरनामा है वो लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अगला है हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? तो कुतुबुद्दीन बेगम है वो हुमायूं नामा उसके द्वारा लिखी गई थी। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट नामक जगह है पंजाब के अंदर, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो बहुत छोटी उम्र में ही उनके जो पिताजी उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में बहुत छोटी उम्र में ही अकबर अपना वो कार्यकाल संभालता है धीरे धीरे, और जो मुगल साम्राज्य उसको एक अपने सबसे सर्वोच्चतम स्तर पर लेकर जाता है। अबू फजल कौन था? तो भारत के नवरत्न और आईना-ए-अकबरी व अकबरनामा का लेखक कौन था? अबू फजल था। तो अबू फजल है वो लेखक रहता है अकबर के शासनकाल में, और उस काल में उसमें वो नवरत्नों में शामिल था। उसके जो अकबर के प्रमुख 9 रत्न थे उनमें से नवरत्नों में शामिल था, और आईना-ए-अकबरी और अकबरनामा है उसके द्वारा लिखी गई है। महजर क्या था? तो 1579 में अकबर द्वारा धार्मिक घोषणा पत्र है जिसमें से सर्वोच्च धार्मिक नीति का अधिकार मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? महजर के नाम से जाना गया। जहांगीर की आत्मकथा को किस नाम से लिखा गया? तो तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जो जहांगीर है उसने अपनी आत्मकथा को लिखा। तो किस नाम से? तुजुक ए जहांगीरी के नाम से उसने अपनी जो आत्मकथा है उसको वो लिखता है। अगले वाला है दारा शिकोह कौन था? तो दारा शिकोह वो शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था और सूफी विचारों का विचारधारक था। तो दारा शिकोह है वो आपका औरंगजेब है उसका भाई था, और औरंगजेब ने क्या करता है उसको हरा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है दारा शिकोह को मारकर।
सूफी सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उसके द्वारा चिश्ती सिलसिला उसकी शुरुआत हुई। तो किसके द्वारा? ख्वाजो मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो आपको पता है चिश्ती संप्रदाय है, उसके प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय की क्या खासियत थी? धार्मिक जो सद्भावनाएं उनको बढ़ाने के लिए इनके जो दरगाहें होती थी वहाँ पर हिंदू लोग भी जा सकते थे, मुस्लिम लोग भी जा सकते थे। ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो कट्टरता मुख्यतः देखने को मिलती है उसके विपरीत इनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता की भावना देखने को मिलती है। हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के विचारधारा को ये मानते हैं तथा धर्म में पाखंडवाद को नहीं मानकर धार्मिक भक्ति, धार्मिक जो ईश्वर है उसके साथ ये आत्मीयता से प्रेम की बात करते हैं। तो और इनके संस्थापक कौन हुए थे? ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको माना जाता है, मतलब सबसे प्रसिद्ध नाम इनमें से ये हुए थे जो अजमेर की दरगाह जहाँ पर है। कबीर किसके शिष्य थे? तो स्वामी रामानंद है, उनके शिष्य कौन थे? कबीर थे। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति भेद को समाप्त कर ईश्वर की एकता का प्रचार करना। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, जातिवाद है उसको, जाति भेद को खत्म करना। देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत से पहले क्या होता है, जो हिंदू धर्म होता है उस धर्म के अंदर बहुत सी कमियां देखने को मिल रही थी। क्यों देखने को मिल रही थी? क्योंकि लगभग हिंदू धर्म के लोग हैं वो ज़्यादातर पाखंडवाद में विश्वास रखने लग गए थे, यज्ञ वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते थे, जातिवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय लोगों को परेशान कर रखा था, काफ़ी लोग मुस्लिम धर्म को अपना चुके थे। तो जो हमारा वैदिक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, पतन की तरफ जा रही थी। तो उसी समय भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें इस आंदोलन में जो इन्होंने क्या क्या था कि भगवान को आप भक्ति और प्रेम